रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी ये पहलू बदलते, कभी वो पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी ये विलंब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर ये संदेश कहूंगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा? जरा सोचो तो। ये शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो। उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इससे तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। भालचंद्र, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वो हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां ना करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। ये तो मेरी छाती पर मूंग डालना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है? तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हां कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हां करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वो झूठी थी? क्या वो पत्र देखकर? तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं। उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। ये भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो? दाई से पेट छिपाते हो?
मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मरकर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे, जो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। ये भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच ना आऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है, तुम्हारी इस सूझबूझ का बलैया ले ले? रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली की नहीं? भालचंद्र, हजी जाओ, वो दूसरी औरतें होती है जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज ये विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही है उसको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है। जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालचंद्र, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूं? रंगीली, इतना ही जितना कोई भला मानस चोट खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां ना होगी। रंगीली, मेरी बला से, जहां चाहो करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद्र, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भालचंद्र, अजी, मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडोल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल मां को पड़ा था। वही गोरा चित्ता रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के जैसे ओठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डोल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रिचेस, टाई, बूट, हैट उस पर खूब फब रहे थे। हाथों में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। ये देखो, तुम्हारी ससुराल से ये खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन मोहन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन मोहन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का तो डोल हो। वहां अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन मोहन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना जमा कर पाऊंगा।
इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए से सूरत नजर ना आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती है तो चैन से कटेगी। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली वेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन मोहन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वो गालियां भी सुनाए तो भी छू ना करो। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पुत्र दोनों एक ही ठेली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की की गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन मोहन, जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहां सम्मान करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप ही रह, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहां के धन्ना सेठ हो। कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए। बड़े हैसियत वाले बने हो। ये कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था।